महाकुंभ को लेकर, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आप जश्न की बीजेपी की देख सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी का कार्यकर्ता उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमने कई चुनावों में देखा है और हर चुनावों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस बात का जिक्र करता रहा है कि हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही चेहरा प्रधानमंत्री का हो, वोट उनके चेहरे पर पड़े, लेकिन मेहनत जमीन पर जो होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है। और इन सब के बीच महिला वोटर्स, सर इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि क्या दिल्ली में भी वो हमें दिखाई दिया जो मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने देखा है। क्या महिला वोटर्स की भूमिका, क्योंकि ये कहा जा रहा था बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली में पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन में योजनाओं का लाभ मिल रहा था। देखिए, महिला सम्मान योजना 2100 रुपए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी महिला समृद्धि योजना 2500 रुपए, कांग्रेस प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए। महिलाएं एक बड़ा फैक्टर इस इलेक्शन में रही हैं निश्चित तौर पर, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इसी के साथ अनुसूचित जाति के वोटर्स जो करीब करीब 16% हैं दिल्ली में, और इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट रहता है। शीला दीक्षित के ज़माने से और उसके पहले ये मतदाता कांग्रेस के बहुत ही लॉयल और ट्रस्टवर्दी वोटर्स रहे हैं, लेकिन जब से 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी का उदय होता है, इनका शिफ्ट कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाता है। और इसी के साथ बीजेपी की जो रणनीति थी कि अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल सीटों पर वो डेंट करे, तो मुझे लगता है कि उसने जो सबसे बड़ा चंक अपनी तरफ खींचा है वो अनुसूचित जाति वर्ग का है, और उसके साथ मुस्लिम वर्ग का भी कुछ हल्का फुल्का प्रतिशत उसने प्रभावित करके अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रभाव छोड़ा है। और महिलाओं ने तो निश्चित तौर पर अपना रोल प्ले किया है, हालांकि ऑफरिंग्स तीनों पार्टी की तरफ से थी निश्चित तौर पर। और इस जीत के साथ, दिल्ली की जीत के साथ इंडिया गठबंधन का आखिर क्या होगा, कुछ की पॉइंट्स हैं वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जो तैयारी हमने की है वो जल्दी से इस पर एक नजर, कि दिल्ली में हार गठबंधन की फूट बढ़ाएगी। केजरीवाल का गठबंधन को लीड करने का सपना इसी के साथ टूट गया है। दिल्ली का असर आने वाले चुनावों का समीकरण जरूर बिगाड़ेगा। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, अकेली पड़ गई है। गठबंधन के ज्यादातर सदस्य केजरीवाल के साथ दिखाई दिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं इंडिया गठबंधन का आखिर क्या होगा, और नजरें आप उस पर भी बनाकर रखिएगा, क्योंकि इसी साल बिहार में भी चुनाव होना है। तो दिल्ली के चुनावी परिणामों का असर बिहार में जरूर आप देख पाएंगे। और इसी के साथ चर्चा राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी करेंगे कि मनोबल के लिहाज से बीजेपी की एक बड़ी जीत, दिल्ली की जीत मानी जा रही है। ब्रांड मोदी और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा मजबूत हुआ, उनके चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का असर पंजाब पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन जिसे लेकर चर्चा की जा रही है कि टूट बढ़ सकती है इंडिया गठबंधन में। केजरीवाल का कद अब राहुल गांधी से भी नीचे आ गया, लेकिन चर्चा कांग्रेस को भी करनी होगी कि विपक्ष में भी वो फिर से नहीं बैठ पाई है। आम आदमी पार्टी जरूर दिल्ली में विपक्ष में आपको बैठती दिखाई देगी। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे रिएक्शन लेते हैं। एक बार हर्षद जी की तरफ चलेंगे, फिर रीना जी लगातार हमारे साथ। जी बोलिए हर्षद जी, बोलिए, आप ही की तरफ आ रहा था मैं जी। देखिए, रीना जी ने कहा कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है और गठबंधन के साथियों ने उनको छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता ये किस आधार पे ये बात बोली गई है। अभी राहुल गांधी जी एक हफ्ते पहले पटना गए थे, पूरे जो लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार है उनसे मिले, उनके साथ रहे और उन्होंने मंच भी शेयर किया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने जिसमें शिवसेना और एनसीपी के दोनों साथी वहां पर हमारे साथ बैठे हुए थे। 3 दिन पहले अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो किस आधार पर कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है आप कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आया। इनफैक्ट मैं, मीडिया इस बात को हाईलाइट नहीं करती है। मैं ये देखना चाहता हूं कि अब नीतीश कुमार जी बिहार में क्या करते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में मणिपुर में भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ये भी एक खबर है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी अस्थिर है, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। और जब नीतीश कुमार जी मणिपुर में झटका दे रहे हैं तो हो सकता है कि बिहार में जब चुनाव आएगा तो हो सकता है कि वो वहां भी झटका दे। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। राष्ट्र राजनीति अलग होती है, प्रदेशों की राजनीति अलग होती है। लेकिन हर्षद जी, आपका जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आपका
यानी इंडिया गठबंधन और उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर कांग्रेस का क्या होगा? दिल्ली का जो मंजर है, तृणमूल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, द्रविड़ मुनेत्र कलगम ने, जो आपके इंडिया गठबंधन के शाइनिंग स्टार्स हैं ये तीनों दल, इन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस को बहुत गहरा झटका लगा। आपके यहाँ भी ये बहुत कॉमन कंसेंसस है कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग में जाके राज्यों में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ये गोवा में विरोध हुआ, पंजाब में विरोध हुआ, दिल्ली में विरोध हुआ, गुजरात में विरोध हुआ, तमाम चीज़ें सामने आई हैं। तो ये चीज़ें तो बताती हैं कि एक गहरी दरार इंडिया गठबंधन में दिल्ली के नतीजों ने कर दी है। बीजेपी यही चाहती थी, अब आपके लिए राह आसान नहीं होगी आगे की। शरद जी, मैं जारी कर रहा था कि ये सवाल मुझसे पूछा जाए और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने सवाल पूछा। देखिए एमसी एक नया पोस्टर हम दिखा रहे हैं। हर्षद जी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। कमल का फूल है इंडिया गेट के सामने, बहुत खिलता हुआ, ब्लॉसम एकदम। दिल्ली में आ रही है भाजपा, पहले ही तैयारी थी भाजपा की, ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल है। जी हर्षद जी। मैं ये कह रहा था शरद जी कि देखिए अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ हाल ही में। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़े, लेकिन जब राज्य की बात आई तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थे और पीडीपी अलग चुनाव लड़ी। तो राज्यों की स्थिति अलग हो सकती है। जहां तक बात टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी की केजरीवाल जी को समर्थन की है, तो शरद जी आप मुझे बताइए, हम कम से कम 3 घंटे से मैं आपके चैनल से जुड़ा हूं और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं नतीजों पर। क्या आपने कहीं भी टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी का प्रभाव देखा है? एक सीट पर बीएसपी का प्रभाव फिर भी हमने देखा है, लेकिन इन पार्टियों का क्या प्रभाव है कि हम इनको अपने साथ दिल्ली की राजनीति में लें? हाँ, अगर बंगाल की बात हो और टीएमसी के साथ हमारा गठबंधन ना हो या उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन ना बैठे तो एक बात हो सकती है। अगर यूपी का चुनाव हो और समाजवादी पार्टी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात में समाजवादी पार्टी का क्या रोल है, टीएमसी का क्या रोल है गोवा, गुजरात, दिल्ली में, हरियाणा में, तो ये लोग एक कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, क्योंकि देखिए जब राज्यों में कंपटीशन होता है इन पार्टियों का तो कांग्रेस से ही होता है, आम आदमी पार्टी से नहीं होता है। तो उनकी राजनीति को ये सूट करता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाए। और जहां तक मैं वापस लौट रहा हूँ कि जहां तक बात इंडिया गठबंधन की थी, तो एक बड़ा जहाज था, उसको रोकना था। वो गठबंधन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कई बार कहा है कि वो जहाज हमारा वो जो गठबंधन था वो एक बड़े जहाज को लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए था। वो कोई परमानेंट गठबंधन नहीं है कि हम उसको हमेशा साथ में लेकर चलें। और हम केजरीवाल जी के विचारधारा से तो पहले दिन से सहमत नहीं है। ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां थी, हमें एक बड़ी पार्टी को रोकना था, इसलिए हमने लोकसभा में उनसे गठबंधन किया। लेकिन अगर हर जगह हमें उनसे गठबंधन नहीं करना है तो आम आदमी पार्टी वेलकम है। रीना जी, शरद जी कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को मैं वेलकम करता हूं। चलिए तस्वीरें देखिए जब तक। जी मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। जी तस्वीरें देखिए जया। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें जरा देखिए, पहले एक दूसरे को मिठाई खिलाते और एक बार फिर से मौका मिला है महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद, ओडिशा के बाद इनफैक्ट बीजेपी को दिल्ली में जश्न मनाने का। ये एक बहुत बड़ी जीत है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अब 12 बज गए हैं, तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी है, ये कहा जा सकता है। 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी जो दिल्ली में ला रही है और ये बहुमत से बहुत आगे है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी 24 से 25 सीटों पर फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जीत है बीजेपी के लिए, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर ये माना जाए, दिल्ली के सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, अगर हम देखें दिल्ली की सीमाओं से जुड़े हुए जो राज्य हैं, यूपी में आप देखिए 27 साल में 3 बार बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई। मोदी राज के दौरान 2 बार सरकार यहाँ यूपी में बना चुके हैं बीजेपी। और पहला नतीजा, सबसे पहले जल्दी से आपको बताते हैं दिल्ली का पहला नतीजा क्या कह रहा है, किसके पक्ष में गया है, वो जल्दी से आप देख लिए। क्या कह रही है ये बड़ी खबर? क्या है बड़ी खबर? बीजेपी की जीत बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव का पहला नतीजा, बीजेपी की जीत हुई है। विश्वास नगर सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर। तो पहली जीत, खाता खुला। ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी के यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, बीजेपी का खाता खुला है और जीत की ओर अग्रसर बीजेपी अब दिखाई देने लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ विश्वास नगर से बीजेपी ने ओम प्रकाश शर्मा जिन्होंने जीत दर्ज की है।
चुनावी नतीजे जो आना शुरू हुए हैं बीजेपी के पक्ष में पहला नतीजा गया है, लेकिन सबके बीच कुछ ग्राफिक्स वो आपको बताते हैं। देखिए बीजेपी का साथ किस किस ने दिया है। दिल्ली में जो 25% पूर्वांचल वोटर है उसने बीजेपी का साथ दिया। इसके साथ ही जातिगत समीकरणों का असर भी यहां पर बनता हुआ काफी दिखाई दिया है। पूर्वांचल वोटर जिसे लेकर केजरीवाल ने एक टिप्पणी की थी और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि शायद ये वोट बैंक अब केजरीवाल से नाराज हो सकता है। कांग्रेस का हाथ हालांकि खाली रहा। एक बार फिर से 2025 के इन चुनावी नतीजों में कांग्रेस दिल्ली में असमंजस में नजर आई। असमंजस में दिखी एंड वक्त तक काफी कुछ तय होता शायद दिखाई नहीं दिया। राहुल गांधी मैदान से 14 दिन तक दूर रहे। कांग्रेस केजरीवाल पर ही लगातार हमले करती रही, उन्हें ही साधती रही और कांग्रेस का संगठन इस बीच पूरी तरह से तहस नहस नजर आया है। कांग्रेस आगे के लिए जमीन तैयार कर सकती थी लेकिन नहीं हुआ और फिर से तीसरी बार विपक्ष में भी बैठने लायक नंबर कांग्रेस के नहीं आए हैं। शरद जी बिल्कुल, देखिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पूर्वांचल से जुड़े हुए मतदाताओं के लिए दिल्ली में मनोज तिवारी इसीलिए दिल्ली में एक बड़े चेहरे के तौर पर, रवि किशन एक बड़े चेहरे के तौर पर नजर आते हैं। और जो BL संतोष हैं, संघनिष्ठ विचार से आने वाले पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर BL संतोष संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व संभालते हैं। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और दिल्ली से आए, बिहार से दिल्ली आए नेताओं को केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल पीछे ही हैं। अब तो देखिए यहाँ रुझान भी जो रीना जी पहले 30 तक ले जा रही थी वो 25 तक आ गए हैं। 45 पर बीजेपी है। तो ये महत्व, और 1170 वोटों से केजरीवाल जी का पीछे होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आतिशी का तो चुनाव जीतना, आतिशी सिंह का अब कठिन लग रहा है क्योंकि 3200 की लीड एक बड़ी साइजेबल लीड है, क्योंकि छोटे छोटे मार्जिन होते हैं दिल्ली में विधानसभा में जीत हार के। तो ये बहुत बड़ा झटका है कि आतिशी एक संभावनाशील युवा राजनेता हैं लेकिन वो इस चुनावी समर में पिछड़ती हुई दिख रही हैं। तो उन्होंने पूर्वांचल के राजनेताओं के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी और जनता दल यूनाइटेड और लोकतांत्रिक जो जनता पार्टी है उसके साथ एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ने का काम किया। तो कुल मिलाकर काफ़ी बेहतरीन रणनीति है। मुझे लगता है ये बीजेपी का चुनावी प्रबंधन का मॉडल पढ़ाए जाने लायक है MBA में, कि किस तरह से प्रबंधन में बीजेपी अपने को दूसरी पार्टियों से, कंटेम्प्रेरी पार्टियों से आगे करती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जहां पिछड़ जाते हैं कि वो अलग अलग रीजन के फ्लेवर को लेकर चले, और लगातार जश्न की तस्वीरें हम देख रहे हैं जया दिल्ली से। निश्चित तौर पर, और रिएक्शन इस पर हम लेंगे। रीना जी क्या कहेंगे, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व पीछे चल रहा है, खुद अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मुझे याद है कि जब वो जमानत पर बाहर आए थे और सबसे पहले एक जो बड़ी सभा उन्होंने की थी, सिसोदिया जी भी मंच पर थे और उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा था कि अब हम पद नहीं संभालने वाले, अब हम तभी सत्ता में या पद पर आएंगे जब दिल्ली के वोटर्स हमें जिताएंगे। एक अपील जो उनकी ओर से की गई, देखिए वो अपील करने वाले ही पीछे हैं और अब तो बहुत ज्यादा समय बीत गया है, 12 बज गया मैम। देखिए अभी मैं तो फिर भी अभी यही कहूँगी कि अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी हमें रिजल्ट का इंतज़ार है। दिल्ली की जनता ने क्या मत दिया है उसका इंतज़ार है, जो भी है वो सिर माथे है, मगर अभी रिजल्ट आने दीजिए। अभी तो ये चल रहा है। कितनी उम्मीदें आप कर रही हैं? कितनी उम्मीद कर मैं तो 100% शुरू से ही चल रही हूँ। अभी भी कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जिताएगी दिल्ली की जनता, उनका प्यार आएगा और फिर भी जो भी आशीर्वाद मिलता है केजरीवाल जी फिर भी दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम हार गए और हम पीछे बैठ गए, नहीं, हम दिल्ली की जनता के लिए आज भी काम कर रहे थे, आगे भी काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो उसके बाद उनसे हम काम करवाएंगे। दिल्ली की जनता के लिए हम आए हैं, ठीक, और देश की जनता के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है जया कि 3 राज्यों में झारखंड की हार हालांकि बीजेपी को कसकती है, लेकिन महाराष्ट्र, उसके पहले हरियाणा और अब दिल्ली में जिस तरह वो जीत के रास्ते पर है, तो राज्यसभा में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओडिशा को भी याद करना चाहिए सर, जी, पहली बार की सरकार, बिल्कुल करना चाहिए। और राज्यसभा में जो चुनौतियां पैदा हुई थी लोकसभा में अपेक्षित जनादेश न मिलने के बाद, तो ये माना जा रहा था कि उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को इससे काफ़ी झटका लगा है, लेकिन बीजेपी ने उसको भी काउंटर करने की एक रणनीति बनाई है और इसीलिए
राज्यों के चुनाव में उसने जिस तरह ताकत झोंकी है जी। और जिस तरह से अपने को एक वायबल ऑप्शन के तौर पर प्रस्तुत किया, ये भी बहुत एक बताता है कि आप एक दूरंदेशी सोच के साथ चुनाव मैदान में उतरते हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि बार बार यही जिक्र आ रहा है कि, और देखिए जश्न की तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाते हुए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिए। ये 27 साल का जो सूखा है वो खत्म हुआ है। 1993 में बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई थी, और जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार पहली बार बनी थी उस समय राम मंदिर का मुद्दा बहुत छाया हुआ था, और उसी मुद्दे को उठाकर, हालांकि बीजेपी कहती रही कि हमारे लिए एक मुद्दा नहीं है, लेकिन राम मंदिर को लेकर जो आवाज अयोध्या की उठ रही थी, वहां से बीजेपी को जीत मिलती है। और नरेंद्र मोदी उस समय पार्टी में कई यात्राओं की जिम्मेदारी निभाने वाले एक युवा नेता थे। उसके बाद जब 98 में बीजेपी सत्ता से दूर हुई तो नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया गया था, और आज जब 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार के पीएम बने हैं और केंद्र में सत्ता में है। अब डबल इंजन की सरकार को लेकर जो स्लोगन दिया जाता रहा लगातार कि हमें मौका दीजिए, तो वो मौका दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि आखिर राज्यवार राज्य बीजेपी की जीत के मायने क्या हैं। क्या ऐसी वजह है जो बीजेपी को बाकी के राजनीतिक दलों से अलग करती नजर आती है। हालांकि क्षेत्रीय दल, अब तो जब शुरुआत में ये कहा जाता रहा कि क्षेत्रीय दल बीजेपी को कड़ी चुनौती देते हैं। आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, वहां पर बीजेपी लोकसभा में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। पहले जो उम्मीदें थी कि शायद राज्य को जीत लेगी, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन इन सब के बीच नजरें अरविंद केजरीवाल पर थी कि क्या वो बराबरी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पीछे चल रहे हैं तो ये बड़ा बैकफुट है आम आदमी पार्टी के लिए भी, और नजरें इस पर भी कि आखिर क्या है ऐसा बीजेपी में, कौन सी रणनीति है कि बीजेपी एक के बाद एक कई इलेक्शन जीत रही है। और सर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी लगी कि देखिए दिल्ली के नतीजे अभी तक आए नहीं थे कि बिहार की तैयारी बीजेपी कर रही थी। कल प्रधानमंत्री मोदी की सांसदों के साथ, बिहार के सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी थिंकर पार्टी है और वो एक बड़े गोल को लेकर काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस और मत भिन्नता बीजेपी में नहीं है, लेकिन बीजेपी चुनाव में जिस तरह से एकजुट होकर मैदान में उतरती है और अपने सारे कार्यकर्ताओं को, आरएसएस की सोच वाले संगठनों को मैदान में उतार देती है, उतरते हैं आपसी सहयोग समन्वय से, ये वो एक बड़ा अंतर पैदा करते हैं। बाकी पार्टीज इस मामले में अपने को काफ़ी शून्यता में अनुभव करती हैं। कांग्रेस के पास उसका ऐसा कोई संगठन नहीं है। सेवा दल कभी बहुत ताकतवर माना जाता था आज़ादी के पहले तक, लेकिन सेवा दल अब जीरो है। ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत ज़रूरत होती है किसी पार्टी को जो पार्टी में अपनी भूमिका देखते इस रूप में है कि उनका काम करना है पार्टी को चुनाव में जिताना, और ये नहीं कि मुझे क्या पद मिलेगा, मुझे इसका क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो बीजेपी के पास ऐसे कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन बाकी पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने 2 चुनाव में ये ताकत दिखाई, लेकिन शायद इस चुनाव में उसका भी कार्यकर्ता दुखी था और ये मान रहा था कि हमारी पार्टी जिस उद्देश्य को लेकर आई। मुझे अभी भी याद है 2011 में जब रामलीला मैदान में जिस तरह की टोपी, आम आदमी पार्टी के प्रतीक की टोपी रीना जी लगाकर हमारे साथ स्टूडियो में है, उन टोपियों पर लिखा था आई एम अन्ना। अन्ना हजारे एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे अरविंद केजरीवाल जी के साथ। उनका अनशन, उनकी तमाम जो गतिविधियां थीं, और ऐसा लग रहा था कि देश जयप्रकाश नारायण जी के बाद एक संपूर्ण क्रांति जैसा, एकदम वो तो नहीं, लेकिन जो 77 के चुनाव के पहले जयप्रकाश नारायण जेपी ने एक भूमिका निभाई थी, अन्ना हजारे और उनके सहयोगी के तौर पर केजरीवाल वो भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महज 10 साल के भीतर वो रोमांटिसिज्म ही था क्या कि वो गायब हो गया, और लोगों ने ये माना कि नहीं, ये पार्टी अब भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है, इसमें वो सारी कमियां हैं जो कमियां किसी भी राजनीतिक दल में होती हैं। तो ये हमारी पार्टी नहीं है, ये हमारे सपनों की पार्टी नहीं है। शायद ये भी एक अंतर्द्वंद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में आया, जिससे उसने पूरी ताकत, जैसा वो 2 चुनाव में झोंकता रहा था, शायद उसने देश में विदेश में नहीं झोंकी, और उसका नतीजा सामने है। निश्चित तौर पर। और एक बार फिर से नजर डालते हैं कि आखिर इस जीत के मायने क्या हैं और क्या असर होगा। जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो देखिए क्या असर, पूर्वांचल वोटर ने बीजेपी का साथ दिया। 13% मुस्लिम वोट जो कि बढ़ता हुआ इन नतीजों में दिखाई दिया।
दिल्ली में 25% पूर्वांचल वोटर हैं और साथ ही 17% दलित वोट ये भी राजनीतिक दलों की बीच में बट गया, तो जातिगत समीकरण का असर जरूर इस पर दिखाई दिया है। फ्रीवीज का असर क्या रहा, जिसे आगे बढ़ाने की बात खुद पीएम मोदी ने कही थी, लेकिन इन पर नजर डालिए कि चुनाव में तीनों पार्टियों ने रेवड़ियों की घोषणा की और जो घोषणा पत्र था इन राजनीतिक दलों का वो लगभग एक सरी का दिखाई दिया। ऐसा लगा कि जैसे कॉपी पेस्ट किया हो। अब रेवड़ी से ज्यादा उन्हें पूरा करने का मुद्दा भी बनाया गया कि इसे पूरा कौन करेगा। केजरीवाल की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में दिखाई दिया और मोदी की गारंटी केजरीवाल की गारंटी पर फिर से भारी पड़ गई। इधर बजट की घोषणाएं आपकी रेवड़ी पर भारी पड़ी। बजट में जो ऐलान किया गया था, मिडिल क्लास को जो साधने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल को पूर्व में ही अंदेशा हो गया कि शायद मिडिल क्लास के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है, तो उसके 2 दिन पहले आकर ये कहते हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि पार्टी यानी कि केंद्र सरकार मिडिल क्लास के लिए भी इस बार बजट में कुछ लेकर आए। तो ये तमाम तरह की जो चीजें थी वो काम नहीं करी और अब देखिए बीजेपी आखिरकार सत्ता में काबिज होती दिखाई दे रही है। लेकिन सर, इस बीच एक सवाल ये कि फ्रीबीज का भविष्य आखिर क्या है? बहुत उज्जवल भविष्य है और जिस देश में राजनेता और जनता दोनों ये मानते हैं कि बहुत अधिक परिश्रम किए बिना मुफ्त की चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, उस देश का भविष्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन राजनीतिक भविष्य राजनीतिक पार्टियों का बहुत अच्छा है और लोग भी ये चाहते हैं कि उन्हें बहुत मेहनत किए बिना मिल जाए और राजनीतिक दल भी ये जानते हैं कि उन्हें लोगों को कौशल उनका डेवलपमेंट करने में हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, स्कूल एजुकेशन पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतना बजट हमारे पास नहीं है। तो बेहतर है कि आप अच्छे रोजगार का सपना दिखा के 2-2.5 हज़ार कैश बेनिफिट की स्कीम दे दीजिए और लोग खुश हैं, झूमते रहते हैं 5 साल तक। हालांकि ये 2-2.5 हज़ार उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन करते हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि क्या इससे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी पूरी तरह, क्या वो एक बहुत सुख संपन्न भरी ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन ये बड़े सवाल हैं जिन पर कोई राजनीतिक दल और आम व्यक्ति भी बात नहीं करना चाहता। निश्चित तौर पर, लेकिन एक बड़ी खबर जल्दी से दे देते हैं। चुनावी तस्वीरों के बीच, जश्न की तस्वीरों के बीच एक बड़ी खबर जो नतीजों को लेकर है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। विश्वासनगर से, जैसा हमने पहले बताया कि बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो विश्वासनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और शालीमार बाग से भी बीजेपी की रेखा ने जीत दर्ज कर ली। इधर कोंडली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप की जीत हुई है। तो 3 सीटों के जो नतीजे आए हैं उनमें 2 सीटें बीजेपी के लिए और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। ये महत्वपूर्ण खबर है। विश्वासनगर सीट भी बीजेपी ने जीती है। इसी के साथ शालीमार बाग की जो सीट है वो भी बीजेपी ने जीत ली। रेखा यहां से जीती है बीजेपी के प्रत्याशी। कोंडली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप की जीत हुई है। रीना जी, आपका रिएक्शन इस पर? 1 सीट आपके लिए अच्छी खबर। बिल्कुल, अब धीरे धीरे रिजल्ट आएगा और धीरे धीरे देखिएगा आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो जनता के हित में काम कर रहे थे वो हमारे सारे विधायक जीतेंगे। अभी आप रिजल्ट आने दीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि दिल्ली की जनता ज़रूर हमें जिताएगी और हम उनके लिए काम करेंगे। तो देखिए जी अमित चौधरी हमारे साथी की रिपोर्ट देखते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास से। जी, पंडित पंथ मार्ग जहां पर दिल्ली बीजेपी का ऑफिस है, वहां की ये तस्वीर देखिए। ये ढोल नगाड़े आपको चीख चीख कर बता रहे होंगे कि देखिए किस तरीके से बीजेपी 27 सालों के वनवास के बाद जो है वो दिल्ली। चलिए, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये निहंग जो हैं सिख समुदाय के प्रतिनिधि, ये अपने तलवार के कौशल का प्रदर्शन करते हुए, कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी। ये तो लगातार दिल्ली से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि बीजेपी इस समय एक बहुत ज़बरदस्त मोड पर है और एग्जिट पोल भी इस समय राहत की सांस ले रहे होंगे कि भैया बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हुई लोकसभा इलेक्शन में, थोड़ी सी इधर उधर और विधानसभा के चुनाव में भी, लेकिन आखिरकार हम सही साबित हुए। नहीं तो एग्जिट पोल पर भी नजला फूटता और केजरीवाल जी अपने ख़ास अंदाज में कहते कि सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, एग्जिट पोल भी जो है
वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। जया, निश्चित तौर पर। और एग्जिट पोल की अगर बात हो रही तो एक बार जल्दी से ये भी बता देते हैं दर्शकों के 2020 में एग्जिट पोल की पोल खुल गई थी, क्योंकि उस समय 12 में से 11 पोल गलत साबित हुए थे। 2015 में सभी 6 एग्जिट पोल गलत हो गए थे। 2013 में से भी 6 में से केवल 1 पोल ही सही साबित हुआ था। जरा देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं। सच पर झूठ पर सच की जीत हुई है। केजरीवाल हर बात में झूठ बोलते थे, मोदी जी की गारंटी पे भाजपा वापस आई है। और मैं कहता हूं दिल्ली का विकास देखिएगा भाई साहब, अगले 5 साल में जो लोग बुरे हालातों में रह रहे थे, गंदा पानी पी रहे थे, ये हर बार यमुना साफ कर रहे हैं, ये करें, कोई काम नहीं किया था केजरीवाल ने। पर अब देखना दिल्ली के विकास को, आप खुद ही देखोगे, ये बात छुपेगी नहीं आपसे। मोदी जी ने जो कार्य देश में किए हैं, दिल्ली की जनता ने उसे सराहा है और ये भाजपा की सरकार को 27 साल बाद यहाँ लाए हैं। ये देखिए कि तमाम लोग जो है वो अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लंबे अरसे के बाद 27 साल के बाद रुझानों में वापसी, कैसा देखिए कि मोदी जी की जो लहर थी, दिल्ली में विश्वास था कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, हर कार्यकर्ता के साथ विश्वास था। केजरीवाल का जो झूठ था वो सबको नजर आ गया। जमुना गंदी, स्कूलों का बेड़ा करा, दिल्ली की सड़कें खराब है। लोगों ने मोदी की लहर समझी और मोदी जी में विश्वास किया। वो आने वाले टाइम में दिल्ली में विकास की लहर चलेगी। क्या लगता है आपको कि केजरीवाल को इस तरीके, आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह की स्थितियां अब दिख रही हैं, तो दिल्ली थिरक रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जश्न में, और सब इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि वो कर दिखाया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी अंगद के पैर की तरह 2 चुनावों में जिस तरह पैर जमा कर बैठी रही, और इसके पहले के इलेक्शन में 2013 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तो आम आदमी पार्टी की ताकत, क्योंकि उसकी जो गंगोत्री है ताकत की, जो हमने पंजाब में सरकार बनाते हुए और गुजरात में बहुत कड़ी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखा, तो वो ये बताता है कि आम आदमी पार्टी की गंगोत्री में सेंध लगा ली है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, एक बहुत बड़ा रीजन है। और मैं फिर दोहराने की कोशिश करूँगा कि ये दरअसल दिल्ली की बिगड़ती व्यवस्था को लेकर लोगों का मोहभंग भी है आम आदमी पार्टी से, कि हमने जनादेश दिया था कि आप अच्छे काम करें, आप दिल्ली को स्वच्छ रखें, प्रदूषण मुक्त रखें, लेकिन आप एलजी से टकराव में उलझ गए या उलझा दिए गए। आपकी बीजेपी से टक्कर की वजह से जो सेंट्रल फंडेड स्कीम्स हैं उनका अब हमें पता नहीं चलता है, और आगे भी हम अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को लेकर क्या सोचें, क्योंकि जिस तरह आप लड़ाई में उलझ गए हैं या उलझा दिए गए हैं, ये तो हमें नहीं रास आ रहा है। हम आपको उसी तरह 2020 की आम आदमी पार्टी और 2015 की आम आदमी पार्टी के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी हमें दिख नहीं रही है। चलिए, अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन हो सकता है दिल्ली में, ये बहुत अहम सवाल है। क्या रमेश विधूड़ी होंगे, प्रवेश शर्मा होंगे, या सतीश उपाध्याय भी हो सकते हैं, जो पर्दे के पीछे के प्लेयर हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के और मध्य प्रदेश के डिप्टी इंचार्ज भी हैं। तो देखिए, प्रवेश वर्मा है बीजेपी का चेहरा, 2 बार के सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे ये हो सकते हैं। 1 बार के विधायक रह चुके हैं और पार्टी का प्रमुख जाट चेहरा है। इसके साथ ही पूर्व सीएम साहिब सिंह के ये बेटे भी हैं। चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर केजरीवाल को देते हुए दिखाई दिए और फिलहाल आगे भी चल रहे हैं। हालांकि जीत का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन क्या ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं? रमेश विधूड़ी पर आप एक नजर डालिए। 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, पार्टी का एक बड़ा गुर्जर चेहरा है, और इसी के साथ गुर्जर क्योंकि दिल्ली की 9 सीटों पर असर डालते हैं। जीत में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि बीजेपी के उपाध्यक्ष और महासचिव भी ये रह चुके हैं। इस बार इनकी सीट में परिवर्तन को लेकर भी पार्टी ने विचार किया था, लेकिन इन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। अब दुष्यंत गौतम जो मुख्यमंत्री फेस हैं, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तराखंड में पार्टी प्रभारी और पार्टी का एक बड़ा एससी चेहरा। तो क्या इस बार दिल्ली को एससी मुख्यमंत्री मिल सकता है? इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन ये बता दें कि दुष्यंत गौतम क्या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देश में इस समय एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो क्या बीजेपी दिल्ली को एक दलित सीएम
दे सकती है शरद जी? देखिए, मुझे लगता है जातिगत समीकरणों से अधिक बीजेपी इस बार ये जरूर देखेगी कि एक ऐसा चेहरा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो रिप्लेस करेगा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, वो गवर्नेंस का एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप जीत गए और अगर आपने कमज़ोर प्रदर्शन किया, क्योंकि दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है वो बहुत ही डिफरेंट है देश के दूसरे हिस्सों से। छोटा सा एक प्रदेश है, बहुत जल्दी लोग रिएक्टिव होते हैं, तो लोग एक साल के भीतर अपनी राय बना लेंगे कि अगले इलेक्शन में उनको क्या करना है। तो बीजेपी न सिर्फ एक अच्छा चेहरा ऐसा देगी जो गवर्नेंस को बहुत अच्छे तरीके से सोचता समझता है, बल्कि वो एक पूरा केयर टेकर मॉडल भी बनाएगी जो दिल्ली में स्वच्छता, समाज का वंचित, देखिए दिल्ली का पैटर्न बड़ा डिफरेंट है। 60% लोग वहाँ कमज़ोर तबके के हैं और वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। पूर्वांचल का हिस्सा बहुत बड़ा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जातिगत समीकरणों से अधिक, जातिगत समीकरण बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मायने रखते हैं, लेकिन दिल्ली में आपको गवर्नेंस का मॉडल देना पड़ेगा और ख़ासतौर से जो कल्याणकारी योजनाओं का मॉडल है वो आपको सामने रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती भी है जो जीत के जश्न में बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट सोच रहे होंगे इस समय। चलिए, और अरविंद केजरीवाल को लेकर एक अपडेट मिल रहा है। 1800 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो 10वें राउंड के बाद भी 1800 वोट से पीछे चल रहे हैं। और यहां तक कि मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लिन, ये भी पीछे चल रहे हैं। 3 बड़े नेता जो हर मंच पर आपको दिखाई दिए मतदाताओं के बीच में, लेकिन ये तीनों पीछे चल रहे हैं और केजरीवाल की सीट पर सिर्फ 3 राउंड की गिनती अब बाकी रह गई है। 10वें राउंड के बाद भी पीछे और केवल 3 राउंड, उस पर जरूर नजरें बनाकर रखिएगा कि क्या कुछ उलटफेर, वैसे तो बहुत मुश्किल ही अब नजर आ रहा है। अब इस बात में कोई संभावना बहुत साफ है, बहुत ये अनुमान अब बहुत साफ है। अब आम आदमी पार्टी को ये मानना चाहिए कि उसे ठुकराया है दिल्ली की जनता ने। आपके 3 प्रमुख नेता, हालांकि सिसोदिया जी का करीब 250 के आसपास है वोटिंग, लेकिन 1800 और 3000 से जो पिछला हमने देखा था रिकॉर्ड आतिशी का, तो ये मैं समझता हूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी को गहरे आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। उसके नेतृत्वकर्ताओं को ही दिल्ली की जनता ने ठुकरा दिया जाए निश्चित तौर पर। और वीरेंद्र सचदेवा को आप देखिए, हाथों में पार्टी का झंडा और मीडिया की होड़ लगी हुई है उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है बीजेपी का। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच, मतदाताओं के बीच पहुंचकर काम किया और आज इनकी भी मेहनत का जो नतीजा है वो दिखाई दे रहा है दिल्ली के चुनाव परिणामों में।